Hello students, I Shalini welcome you all to GILS Mentor e-learning platform, a single platform for all the competitive exams. From today we will start our computer foundation course. ये कोर्स जो है आपका, ये आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है. इस कोर्स की हेल्प से आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करेंगे. तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि इस कोर्स के कंटेंट्स क्या हैं, क्या सिलेबस रहेगा हमारा. दी वेरी फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की बेसिक क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्यों हमने कंप्यूटर को डिज़ाइन किया है, क्या उसकी इंट्रोडक्शन है, होता क्या है कंप्यूटर. नेक्स्ट इज बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्या मेन डिफरेंस है इनमें, ये हमने स्टडी करना है. कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कैसे होंगे. फाइन. नेक्स्ट इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में हमने स्टडी करना है कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस हैं हमारे पास. तो बेसिकली जिन डिवाइसेस से हम इनपुट देंगे वो सारी डिवाइसेस हमने स्टडी करनी है, और ऐसी डिवाइसेस जिससे हम आउटपुट जनरेट करते हैं वो सारी किस में हमारी कंसीडर होंगी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में. नेक्स्ट है हमारा नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे बेसिक चीज़ें, जैसे कि हमारा बाइनरी सिस्टम हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया. कंप्यूटर के अंदर जो भी हमारा नंबर सिस्टम एक्सेप्टेबल है वो सारा हमने किस सेक्शन में रीड आउट करना है, इन दिस सेक्शन, दैट इज नंबर सिस्टम. द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स. ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमारी विंडो है, वो ऐसा सिस्टम जो हमारे कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करता है, उसके सारे बेसिक्स, कितनी तरह की विंडो हमारे पास हैं, डॉस है, ये सारे हम किस में स्टडी करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में. नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेसिक्स ऑफ इंटरनेट. और जितने भी हमारे इंटरनेट में प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे हैं, हम ईमेल सेंड करते हैं या कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, वो सारे किन किन प्रोटोकॉल्स के थ्रू हमारे सेंडिंग होती है, वो हमने इस टॉपिक के अंडर स्टडी करना है, बेसिक इंटरनेट नॉलेज एंड इट्स प्रोटोकॉल्स. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ MS ऑफिस. MS ऑफिस आपको पता है ये एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमारी हेल्प करता है. तो इसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हैं, कौन कौन सी शॉर्टकट कीज़ हैं, कौन कौन सी कमांड्स हैं, वो सारी किस में आपकी होंगी, बेसिक फंक्शनैलिटीज़ ऑफ MS ऑफिस में हम लोग पढ़ेंगे. नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन. नेटवर्किंग में हमने देखना है जो हमारा नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, वो किस इंटरफेस के थ्रू कनेक्टेड हैं, कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके थ्रू हमारे जो पूरे वर्ल्ड के सिस्टम्स या हमारी जो वेब है वो कैसे कनेक्टेड है, वो सारी किस में होगी, नेटवर्किंग. एंड कम्युनिकेशन मतलब जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, वो हम कहाँ से स्टडी करेंगे, फ्रॉम दिस टॉपिक, कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज डेटाबेस बेसिक्स. डेटाबेस क्या होता है, जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है, जैसे कि हमारा एसएस है, सीक्वल है, ये सारे क्या हैं, हमारे डेटाबेस हैं. कैसे एक डेटाबेस में डेटा जाएगा, कैसे स्टोर होगा, कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, दैट इज़ कंसिडर्ड इन डेटाबेस बेसिक्स. नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस. अब जैसे हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है, कुछ भी हमने काम किया और हमने उसको स्टोर करवाना है, तो वो स्टोर बेसिकली कहाँ पे होता है, हमारी किसी ना किसी मेमोरी में, चाहे वो प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी हो. तो वो सारी चीज़ें हमने किस में पढ़नी है, मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस में. नेक्स्ट वन इज़ कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़. कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ में क्या होगा, जितनी भी कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज़ हैं, चाहे वो माउस की हेल्प से हैं, चाहे वो कीबोर्ड की हेल्प से हैं, वो हमने स्टडी करनी है. नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर एब्रीवेशंस. जितनी भी हमारी कंप्यूटर में बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, जो जो भी टर्म्स हम यूज़ करते हैं, वो हमने किस में स्टडी करना है, इसमें. इन स्पाइट ऑफ दिस, जैसे MS ऑफिस है, हम MS एक्सेल भी पढ़ेंगे. एक्सेल में हमारे पास बहुत सारी कमांड्स होंगी जिसकी हेल्प से हम कोई भी इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में मेंशन करेंगे और उसके ऊपर अलग अलग फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करेंगे. तो ये सारा हमारा बेसिक कंप्यूटर का कोर्स है जो हमने इसमें पढ़ना है. ये कोर्स जो है आपका किसी भी आपकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये सारे बेसिक्स उसमें आते जाएंगे. तो
तो उससे क्या होगा, आपकी जो तैयारी है वो अच्छे ढंग से हो जाएगी, आपको ज़्यादा टाइम कंप्यूटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या करना है, एक वीडियो आप देखेंगे और उसके बाद हम एक दिन इसका एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस दी क्वेश्चन आंसर, MCQs डिस्कस करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी एक जो पूरा टॉपिक होगा वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। एक दिन उसकी थ्योरी, नेक्स्ट डे उसके क्वेश्चन आंसर, तो वो पूरा का पूरा टॉपिक जो है आपके एग्जाम्स के लिए साथ के साथ में प्रिपेयर होता चला जाएगा। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज अ कंप्यूटर? तो सबसे पहले अगर हम बेसिक देखें कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कोई भी एक ऐसा डिवाइस या कोई भी एक ऐसी मशीन जिसकी हेल्प से आप कोई भी इनपुट दे सकते हैं। इनपुट मतलब कोई भी डेटा दोगे, वो डेटा क्या होगा, प्रोसेस होगा, मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा और जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर हो जाएगी। इंफॉर्मेशन स्टोर होने के बाद हमें क्या प्रोवाइड होगी, उसकी आउटपुट प्रोवाइड होगी। तो कंप्यूटर क्या है, एक डिवाइस है या फिर एक मशीन है जिसके थ्रू हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है कि ऐसा एक डिवाइस जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अटैच्ड हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मतलब जैसे हमारे ट्रांजिस्टर हो गए, हमारे आईसी हो गए, ये सारे क्या हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कंपोनेंट्स हैं। इसीलिए हम कंप्यूटर को एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। जो हमारे इनिशियल कंप्यूटर थे दैट वर्क्स ऑन द मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब मैकेनिकल फॉर्म में हमारे पास डिवाइस थी जिसमें हम कुछ इनपुट करवाते थे, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बहुत कम यूज़ होते थे। अब जो हमारे पास प्रेजेंटली कंप्यूटर हैं, इसमें बेसिकली अगर आप मदरबोर्ड देखेंगे कंप्यूटर का, तो उसमें जितने भी आपको अटैच चिप मिलेंगी उसमें सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अटैच्ड हैं। दैट्स वाई कंप्यूटर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज फादर ऑफ कंप्यूटर। अब हमने देखा कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे लिए कोई काम करके हमें दे रहा है, लेकिन वो डिवाइस जनरेट किसने किया, किसने उस डिवाइस को बनाया है? द वेरी फर्स्ट इज चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। इसको क्या बोला गया, फादर ऑफ कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि इसने इनिशियली हमारे लिए दो डिवाइसेस जनरेट की। फर्स्ट डिवाइस इज कॉल्ड डिफरेंस इंजन एंड सेकेंड डिवाइस इज कॉल्ड एनालिटिकल इंजन। ये दो डिवाइसेस, ये दो कंप्यूटर थे जो इस चार्ल्स बैबेज ने हमारे लिए डिज़ाइन करके हमें दिए, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। सी इनिशियल पेपर में ये क्वेश्चन आता था, हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर? सो आंसर इज चार्ल्स बैबेज। एक और क्वेश्चन जो जहाँ यहाँ पे जनरेट होता है, दैट इज नेम द मशीन इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बैबेज। तो आंसर इज वन इज डिफरेंस इंजन, अनदर वन इज एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन जो आपका जनरेट हुआ था वो था 1822 में, और एनालिटिकल इंजन जो था वो 1842 में जनरेट हुआ। तो ये यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद करनी है, हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बैबेज, एंड नेम द इन्वेंशंस ऑफ चार्ल्स बैबेज, दैट इज डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। तो ये आपका डिफरेंस इंजन है, ये है आपका एनालिटिकल इंजन। जो चार्ल्स बैबेज था, ही वॉज द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि उन्होंने इनिशियली सबसे पहले कंप्यूटर जो है वो जनरेट किया। ये डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन आपके मैथमेटिकल मॉडल्स थे। मैथमेटिकल मॉडल मतलब ये मैथ्स की कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए बनाए गए थे। डिफरेंस इंजन आपका जो डिफरेंशिएशन है उसको परफॉर्म करता था, और एनालिटिकल इंजन जो है वो आपकी इंटीग्रेशन को परफॉर्म करता था। ये दो बेसिक मैथ्स की टर्म्स हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए चार्ल्स बैबेज ने दो मशीन्स इन्वेंट की थी, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, कोई भी आपका कंप्यूटर है, चाहे वो पहले वाला था या आज की अगर हम बात करें, तो वो इस मॉडल पे बेस्ड है, दैट इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल। अब इसका मतलब क्या है, एक ऐसा कंप्यूटर, एक ऐसी डिवाइस जो इनपुट लेगी आपसे, उसको प्रोसेस करेगी। प्रोसेस करने का मतलब क्या है, उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगी,
ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद एक आउटपुट जनरेट होगी। तो अगर कोई भी ऐसी डिवाइस जो इस ऑपरेशन पे काम करेगी, हम उसको क्या बोलेंगे? कंप्यूटर। सो कंप्यूटर रिसीव्स डेटा, डेटा लेगा एज अ इनपुट, उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने का मतलब क्या है? उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसको स्टोर करेगा अपनी मेमोरी में आपके फ्यूचर यूज़ के लिए, और आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट वो प्रोड्यूस करेगा, जो भी आउटपुट आपको चाहिए वो आपको विजिबल हो जाएगी। अब देखिए, जैसे ये इनपुट है, इनपुट में हम डेटा एंटर करते हैं। डेटा का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी रॉ मटेरियल, कोई भी ऐसी रॉ इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसा रॉ डेटा जो हम कंप्यूटर को देंगे, उसको वो प्रोसेस करेगा, उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, वैल्यू कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगी मेमोरी में, और हमें आउटपुट में एक वैल्यू जनरेट होगी। सो दिस प्रोसेस, इसको हम क्या बोलेंगे? इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल, IPO मॉडल ऑफ कंप्यूटर। कोई भी कंप्यूटर होगा वो आपके इस बेसिक मॉडल के ऊपर काम करेगा। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, कंप्यूटर जो है इनपुट क्या लेगा? एक डेटा, उसको फिर प्रोसेस करेगा, मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उस ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो कुछ स्टोर करेगा डेटा को, और आपको आउटपुट जनरेट करेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोसेस में आपका डेटा जो है वो स्टोर होता जाए, किसी प्रोसेस में आपका डेटा स्टोर नहीं भी होगा, सिंपल इनपुट होगा, प्रोसेस होगा और आउटपुट आ जाएगी। फाइन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब तक जितने भी कंप्यूटर हमारे पास आए हैं या डिज़ाइन हुए हैं, उनको किन किन कैटेगरीज में हमने क्लासिफाई किया है, कितने टाइप्स के हमारे पास कंप्यूटर आ चुके हैं। अगर आप वैसे आपने कहीं पढ़ा होगा तो कोई कहता है कि हमारे पास कंप्यूटर डिजिटल है, कोई कहता है हमारे पास कंप्यूटर एनालॉग के टाइप का है, कोई कहता है जनरल पर्पस कंप्यूटर है, तो कोई कहता है कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। तो मतलब आपने क्लासिफिकेशन कैसे की अपने कंप्यूटर की, कैसे आपने उनको अलग अलग क्लासिफाई किया, कैसे उनकी कैटेगरीज बनाई कि इतनी तरह के कंप्यूटर हमारे पास आ चुके हैं। तो बेसिकली हमने कंप्यूटर्स को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए आपके जो कंप्यूटर अब तक जनरेट हुए हैं वो किन किन कैटेगरीज में क्लासिफाई हुए हैं। द वेरी फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। जनरेशन का मतलब क्या है कि हमने बोला कि सबसे पहले जो कंप्यूटर आए थे उसमें एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, तो वो टेक्नोलॉजी कुछ साल के लिए चली, और उसके बाद 10 साल के बाद एक नई तरह के कंप्यूटर आ गए जिसमें टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या हो गया? चेंज हो गया। तो हमारी जनरेशन चेंज हो गई कंप्यूटर की, अलग तरह के कंप्यूटर आ गए हमारे पास, तो हम स्विच कर गए फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में। तो इस तरह की अगर हम कंप्यूटर को क्लासीफाई करेंगे, इस तरह की कैटेगरी बनाएंगे, तो वो किस में फॉल होगी? ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब हमारे पास आपने देखा होगा कई जगह पिक्चर में भी देखते हैं, जो इनिशियल कंप्यूटर्स थे दे वर वेरी बिग इन साइज, उनका साइज बहुत बड़ा था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता चला गया, हमारे कंप्यूटर्स का जो साइज़ था वो छोटा होता गया। अब हमारे पास बिल्कुल, हम लैपटॉप पे स्विच कर गए हैं, तो वो बिल्कुल कम्पैक्ट साइज़ के हमारे पास कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। तो अगर हमने साइज़ की फॉर्म में अपने कंप्यूटर्स को कैटेगराइज किया है, तो वो क्लासिफिकेशन क्या हुई? ऑन द बेसिस ऑफ साइज, सेकेंड वन। थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डेटा प्रोसेस्ड, मतलब आपका कंप्यूटर किस तरह के डेटा को प्रोसेस कर रहा है, वो कौन सी कैटेगरी हुई आपकी? थर्ड कैटेगरी, डेटा प्रोसेसिंग की कैटेगरी। डेटा प्रोसेसिंग की कैटेगरी हुई, तो उस केस में क्या होगा कि आपका एनालॉग टाइप का डेटा होगा या डिजिटल होगा डेटा, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ऐसे डेटा को हम, अगर हम डेटा प्रोसेसिंग के टाइप पे कंप्यूटर को क्लासिफाई करेंगे, तो वो कैटेगरी किस में फॉल होगी? ऑन द बेसिस ऑफ डेटा प्रोसेस्ड। एंड द लास्ट कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, मतलब हम अपने कंप्यूटर को किस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं,
किसी स्पेशल एक काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, या जनरल पर्पस कंप्यूटर है जो हम रूटीन में यूज़ कर रहे हैं, हमारा लैपटॉप है, हम लैपटॉप के ऊपर कोई भी काम कर सकते हैं। सो लैपटॉप इज़ अ जनरल पर्पस कंप्यूटर। अब जैसे आपकी हॉस्पिटल में मशीन्स होती हैं, कुछ ऐसी मशीन्स है, कोई एक्सरे मशीन है जो सिर्फ एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होती है, सो दैट इज़ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। तो ये 4 तरह की कंप्यूटर की क्लासिफिकेशंस हैं जिनमें हम अपने कंप्यूटर्स को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी में कितने तरह के कंप्यूटर हमारे पास आए, कौन कौन से कंप्यूटर्स हैं, क्या नाम है उनके, कैसे हमने उसको क्लासिफाई किया। हाँ जी, दिस इज द बेसिक डायग्राम, ये आपकी क्लासिफिकेशन है। द वेरी फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, किस तरह की टेक्नोलॉजी थी हमारे कंप्यूटर में। सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डेटा प्रोसेस्ड, किस तरह का डेटा हमारे कंप्यूटर ने प्रोसेस किया। थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, मतलब उसका साइज क्या था, किस आपके कंप्यूटर का क्या कैपेसिटी, मतलब कितना डेटा स्टोर हो सकता था उसमें। नेक्स्ट द लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, हमारे उस कंप्यूटर को बनाने का क्या मोटिव था, जनरल पर्पस है, कोई भी यूज़ कर सकता है, या कोई स्पेशल हमने एक ऐसी मशीन बनाई है जो सिर्फ एक ही काम कर सकती है। तो ये 4 कैटेगरीज हैं। तो लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। हमारी अब तक 5 जनरेशन्स आई हैं कंप्यूटर की। जैसे जनरेशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, जनरेशन मीन्स द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के अंदर कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो आप कैसे कैटेगराइज करोगे, उसको अलग अलग जनरेशन में हमने कैटेगराइज की। तो 5 तरह की जनरेशन हमारे पास हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड द लास्ट वन इज फिफ्थ जनरेशन। तो एक एक करके हम इनको स्टडी करेंगे कि कौन सी जनरेशन में क्या था, क्या एडवांटेज थी उसकी, क्या डिसएडवांटेज थी। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डेटा प्रोसेस्ड, जो भी डेटा आपका कंप्यूटर प्रोसेस करता है, किस तरह का डेटा आप दे रहे हो। डेटा का मतलब, जहाँ पे भी मैं डेटा वर्ड यूज़ करूँगी इसका मतलब कि आप किस तरह की इनपुट दे रहे हो। 2 वर्ड्स हमारे कंप्यूटर में मेनली यूज होते हैं, एक होता है डेटा, अनदर वन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन और डेटा में क्या डिफरेंस है, जो रॉ मटेरियल कुछ भी आप एज अ इनपुट कंप्यूटर को दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड डेटा, वो डेटा है। उस डेटा के ऊपर कोई प्रोसेसिंग हुई, कोई काम किया आपके कंप्यूटर ने, और काम करने के बाद आपको कुछ आउटपुट मिली जो आपके लिए यूजफुल है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो दोनों में डिफरेंस यही है, डेटा एज अ इनपुट यूज़ करते हैं, उस डेटा के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग होती है, कुछ आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हमें इन रिटर्न क्या मिलता है, आउटपुट जनरेट होती है। वो आउटपुट क्या है, हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन है। अब सपोज कीजिए मैंने एक डेटा दिया अपने कंप्यूटर को 10। अब 10 क्या है, किसी स्टूडेंट का रोल नंबर भी हो सकता है, किसी की एज भी हो सकती है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। 10 से आपको कुछ नहीं पता चल रहा कि वो 10 है क्या। 10 के बाद अब वो 10 के ऊपर जैसे ही मैंने उसको कंप्यूटर में ऐड ऑन किया, तो वो इन रिटर्न मुझे उसने बताया कि आफ्टर 5 इयर्स योर एज विल बी 15। तो मुझे क्या पता चला कि 10 के अब 10 क्या था, एक एज थी, वो मैंने एज अ इनपुट दिया, उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग की, उसने 5 ऐड करके मुझे बताया कि 5 साल बाद एज क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो 15 इज माई इंफॉर्मेशन, जिससे मुझे पता चला कि 15 साल बाद जो एज है वो क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। सो डेटा और इंफॉर्मेशन में ये मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, मतलब आपके कंप्यूटर का कितना साइज है, कितना बड़ा कंप्यूटर है, और उसकी कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी मतलब कितना डेटा उसमें स्टोर हो सकता है। तो वो आपकी कौन सी कैटेगरी बन गई, साइज एंड कैपेसिटी की। उसमें हमारे पास 5 तरह की कैटेगरीज आएंगी, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटर एंड द माइक्रो कंप्यूटर्स। तो ये 5 कैटेगरीज आपकी किस में आएंगी, साइज एंड कैपेसिटी में। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस,
कि किस तरह का हमने कंप्यूटर डिज़ाइन किया है, किसी स्पेशल पर्पस के लिए डिज़ाइन किया है या फिर जनरल पर्पस हमने कंप्यूटर डिज़ाइन किया है जो कोई भी यूज़ कर सकता है। तो ये 4 मेन कैटेगरीज है आपके कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन की, ये आपको माइंड में रखनी है। कई बार क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी क्लासिफिकेशन। तो आपको आंसर में ये गिवन होगा सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। सो ऑड वन आउट इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। तो ये चार्ट आपने माइंड में रखना है कि किस कैटेगरी में किस तरह के आपने क्लासिफिकेशन कंप्यूटर की है। फाइन। तो वन बाय वन अब हम इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले आज हम स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन कि हमारी किस तरह की कंप्यूटर की जनरेशन थी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर अब तक हमारे पास आए हैं, क्या उनकी एडवांटेजेस थी, क्या उनकी डिसएडवांटेजेस थी, क्यों हम फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में शिफ्ट हुए, देन टू थर्ड, देन टू फोर्थ, देन टू फिफ्थ। करंटली हमारी जो जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की दैट इज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। सो लेट अस सी द वेरी फर्स्ट इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में अब देखिए आपने माइंड में क्या रखना है इस टॉपिक में से। एक तो ये रखना है कि इनका ईयर क्या है, कहाँ से कहाँ तक फर्स्ट जनरेशन थी। फ्रॉम 1940 टू 1956 ऑलमोस्ट 16 ईयर्स ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर ही हमारे पास आते रहे। सेकेंड चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है वो ये है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या चीज़ यूज़ हुई हमारे पास। फाइन। क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है उस जनरेशन में वो आपने ध्यान में रखनी है। दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, एक तो ईयर, सेकेंड इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड। ये मैक्सिमम आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी आपने यूज़ की थी। सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्किट एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी। जो आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें जो आपका डेटा था प्रोसेस होता था, जो जितनी भी प्रोसेसिंग थी वो किसकी हेल्प से थी, आपकी वैक्यूम ट्यूब्स की हेल्प से। और आपकी मेमोरी जो आपका डेटा स्टोरेज थी वो किसकी हेल्प से होती थी, मैग्नेटिक ड्रम्स की हेल्प से। और ये इरा कब से कब तक था, फ्रॉम 1940 टू 1956। सो दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, 1940 टू 1956 एंड सेकेंड थिंग इज वैक्यूम ट्यूब्स। इसमें क्या यूज़ हुआ, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई हैं और मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ हुए हैं स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस। कहते क्या एडवांटेज थी इसकी फर्स्ट जनरेशन की। सबसे पहले हमारे पास इसमें यूज़ किया हुआ था, वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई। वैक्यूम ट्यूब क्या था, सिर्फ एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था हमारे पास उस टाइम पे जो सिर्फ इन्वेंट हुआ था। तब तक कोई और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन्वेंट नहीं हुआ था। तो वैक्यूम ट्यूब्स ही हमने यूज़ की। दिस वाज द एडवांटेज कि हम अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की तरफ स्विच होना शुरू हो गए थे। सेकंड था कि ये कंप्यूटर बहुत ही फास्ट थे, विद इन मिली सेकेंड्स आपके कुछ भी डेटा की प्रोसेसिंग करके आपको इंफॉर्मेशन शो करवाते थे, आपको आउटपुट प्रोवाइड करते थे। सो दिस वाज द एडवांटेज ऑफ योर फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड है बच्चे आपकी डिसएडवांटेज। अब हमने ये तो देख लिया कि इसमें यूज़ क्या होता था, क्या फ़ायदा था। सबसे बिगेस्ट एडवांटेज यही थी कि इसकी जो कैलकुलेशन थी वो बड़ी जल्दी होती थी। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज कि इसकी डिसएडवांटेज क्या थी, ये बड़े साइज में बहुत बिग थे। दीज वर वेरी बिग इन साइज, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर थे और इनका साइज भी, जो इनका वेट है दैट वाज अबाउट 30 टन्स। तो मतलब हमारे पास एक तो स्टोरेज कैपेसिटी की प्रॉब्लम आती थी, इनको जहाँ पे रखना था वहाँ पे स्पेसिंग की प्रॉब्लम आती थी क्योंकि इनका साइज़ बहुत ही बड़ा था। सेकंड था कि दीज वर बेस्ड ऑन योर वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स उस टाइम पे बहुत कॉस्टली थे क्योंकि वो एक ही ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था जो उस टाइम तक डेवलप हुआ था। तो एक कंपोनेंट होने की वजह से ही दैट वाज वेरी कॉस्टली। तो ये कंप्यूटर्स बड़े ही कॉस्टली थे।
सेकेंड थिंग थी कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करते थे वो बड़ी ही लिमिटेड स्टोर होती थी, मतलब बहुत कम इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करवा सकते थे। जैसे अब तो हमारे पास, आपको पता है कि आप हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हो, इंटरनल मेमोरी यूज़ कर सकते हो, एक्सटर्नल कितनी सारी आ गई हैं, हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव में आप डेटा को स्टोर करवा सकते हो। लेकिन उस टाइम पे सिर्फ मैग्नेटिक ड्रम यूज़ होने की वजह से आप सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ही स्टोर करवा सकते थे। फाइन। नेक्स्ट है कि आपके ये वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ कर रहे थे, तो इन वैक्यूम ट्यूब्स जब गर्म हो जाती थी तो इनके लिए बहुत ही बड़ा एक कूलिंग सिस्टम चाहिए था हमें। तो जैसे अब हम लैपटॉप्स यूज़ करते हैं या अब हम अपना सिस्टम यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक कूलिंग सिस्टम होता है, एक फ़ैन होता है जो आपके प्रोसेसर को ठंडा रखता है। तो इन द सिमिलर वे वैक्यूम ट्यूब्स भी बहुत गर्म हो जाती थी, तो उनको ठंडा करने के लिए हमारे पास एक बड़ा सा कूलिंग सिस्टम भी हम साथ में उसके इम्प्लीमेंट करते थे, ताकि वो ठंडा हो जाए सिस्टम और अच्छे से अपनी जो परफॉर्मेंस है वो प्रोड्यूस कर सके। उसकी वर्क एफिशिएंसी बड़ी कम थी, एफिशिएंट वो काम नहीं करता था। अगर सिस्टम गर्म हो जाता था तो उसको बहुत टाइम लगता था ठंडा होने के लिए, फिर उसको कुछ इनपुट दी जाती थी, फिर वो काफ़ी टाइम के बाद आपकी जैसी आउटपुट आ जाती थी, उसके बाद फिर से उसको कूलिंग सिस्टम की हेल्प से ठंडा करते थे। तो दिस वॉज द होल प्रोसेस। सो दीज आर फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ योर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जिसकी वजह से अब हमारे पास, हमने स्विच किया फर्स्ट जनरेशन से, हम कहाँ पे पहुँच गए, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में। सेकेंड जनरेशन में जो इरा था दैट इज़ फ्रॉम 1956 टू 1963। 56 से लेके 63 तक हमारे पास सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो आ गए, और उसमें जो मेन कंपोनेंट हमने यूज़ किया दैट इज़ ट्रांजिस्टर। फाइन। अब हमने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया, हमने यूज़ क्या किया, ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब से बहुत ज़्यादा सुपीरियर थे, साइज़ में छोटे थे, बहुत फास्ट कैलकुलेशन करते थे और थोड़े से सस्ते थे। तो मतलब 3 एडवांटेजेस अब हमें मिल गई हैं। एक तो साइज़ थोड़ा छोटा हो गया, और ज़्यादा हमारा कंप्यूटर फास्ट हो गया, और हमारा कंप्यूटर क्या है, अब हमें चीप हो गया, मतलब सस्ता मिलने लग गया एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन आपके कंप्यूटर्स। सो सेकेंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किया, और इरा आपने याद रखना है 1956 से लेके 1963 तक आपके सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज़ हुए। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ट्रांजिस्टर। तो इसके थोड़े से एडवांटेज देखते हैं हम कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं सेकेंड जनरेशन के। सबसे पहले तो ट्रांजिस्टर होने की वजह से इसका जो साइज़ था वो कम हो गया। अब हमें जो स्पेसिंग की प्रॉब्लम थी वो थोड़ी कम होनी शुरू हो गई है, अब हम इन सिस्टम्स को थोड़े कम स्पेस में भी एडजस्ट कर सकते थे। सेकंड था कि जो इनकी हीट प्रोड्यूस हो रही थी वो कम हो गई एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही थी, यहाँ पे वो हीट जो है वो भी कम हो गई। और नेक्स्ट इज़, यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारी असेंबली लैंग्वेज की शुरुआत हुई। असेंबली लैंग्वेज मतलब ऐसी एक लैंग्वेज जो हमारा कंप्यूटर अब अंडरस्टैंड कर रहा था। जैसे मैंने लिखा ऐड लिखा, तो ये लैंग्वेज जो है असेंबली लैंग्वेज अब हमारे सिस्टम को समझ आने लगी। सो दिस वाज द जनरेशन इन विच द फर्स्ट लैंग्वेज हैज़ बीन इन्वेंटेड, दैट इज़ असेंबली लैंग्वेज। और इसमें पंच कार्ड के थ्रू आप इनपुट देनी अब आपने स्टार्ट कर दी। इनकी कॉस्ट भी क्या थी, लो थी एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। तो इसमें आपने 3 चीज़ें माइंड में रखनी है। वन इज इरा 1956 टू 1963, टेक्नोलॉजी यूज्ड इज ट्रांजिस्टर्स, और लैंग्वेज यूज्ड इज असेंबली लैंग्वेज। ये हम बाद में पढ़ेंगे कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं हमारी कंप्यूटर की जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। लो लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है। तो ये कैटेगरीज हमने लेटर ऑन स्टडी करनी है जब हम एक्चुअल में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। फाइन, आज हमने यही डिस्कस करना है कि कंप्यूटर की क्या क्या क्लासिफिकेशंस है। कैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास इतने तरह के कंप्यूटर आए, कौन कौन तरह के कंप्यूटर हमारे पास अब तक आ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेज। अब जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जनरेशन में भी हमारे पास एक कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड था, सिमिलरली
कूलिंग सिस्टम हमें यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। ट्रांजिस्टर्स भी आपकी हीट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स उनकी जो हीटिंग इफेक्ट है वो कम है। कांस्टेंट मेंटेनेंस तो देखिए अब भी अगर हम 5th जनरेशन की भी बात करें तब भी हमें कंप्यूटर की मेंटेनेंस जो है वो दैट इज़ रिक्वायर्ड। हम कुछ टाइम बाद अपना डेटा जो है वो क्लीन अप करते हैं, हार्ड डिस्क में देखते हैं जो अननेसेसरी डेटा है उसको रिमूव करते हैं, एंटीवायरस डालते हैं। सो दिस इज़ द मेंटेनेंस ऑफ योर कंप्यूटर, कि आपका कंप्यूटर सही से काम करता रहे तो उसके लिए आप कुछ पैरामीटर्स पे काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेंटेनेंस। नेक्स्ट है कि ये जो कंप्यूटर थे ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइन किए गए थे। स्पेसिफिक पर्पस मतलब एक खास ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। अब सपोज कीजिए कोई ऐसा कंप्यूटर है जो आपकी सिर्फ वेदर फोरकास्टिंग करता है, तो ऐसे कंप्यूटर को आप कहीं और यूज़ नहीं कर सकते हैं। या कोई ऐसी मशीन है जो आपकी एक्सरे परफॉर्म करती है, तो उन सिस्टम्स को आप घर में यूज़ नहीं कर सकते हैं, जनरल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, रूटीन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम थे आपके 2nd जनरेशन के, दोज वर यूज्ड ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पस, एक खास काम करने के लिए बनाए गए थे। सो दिस वाज द डिसएडवांटेज। नाउ जंप टू द नेक्स्ट वन, 3rd जनरेशन कंप्यूटर्स। 3rd जनरेशन कंप्यूटर्स कब से शुरू हुए? 1964 टू 1971। और इसमें हमारे पास जो यूज़ हुए वो क्या था? आईसी यूज़ होने शुरू हो गए, दैट इज़ इंटीग्रेटेड सर्किट। वो अब भी हम यूज़ करते हैं। तो 3rd जनरेशन से हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है वो यूज़ होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही हमने आईसी यूज़ किए तो हमारे कंप्यूटर में क्या हमें मिला? स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। एफिशिएंसी मतलब कि उसकी जो एक्यूरेसी है, कितने अच्छे से आपका कंप्यूटर काम कर रहा है, वो इंक्रीज हो गई एज कंपेयर टू 2nd जनरेशन कंप्यूटर्स। अब इनमें क्या था? अब हमारे पास जो चीज़ आई 3rd जनरेशन में, दैट इज़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इन्वेंट हुआ। अब विंडोज़ है, डॉस है, ठीक है, लाइनेक्स, यूनिक्स, ये सब क्या है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी हेल्प से आपका कंप्यूटर काम कर रहा है, इनके बिना आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। मतलब यूज़र और सिस्टम में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी जनरेशन में आया? 3rd जनरेशन में। तो जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम आया हम मल्टीपर्पज़ काम कर सकते थे। वी आर एबल टू रन मल्टी प्रोसेस कंकरेंटली, मतलब एक टाइम पे बहुत सारे प्रोसेस इकट्ठे करना। अब मैंने सपोज कीजिए एक वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन किया, साथ के साथ मैंने एक वेबसाइट ओपन कर ली है, साथ के साथ मैंने एक्सेल ओपन कर लिया, तो ये क्या है? मैं एक ही टाइम पे बहुत सारे प्रोसेस जो है वो रन कर रही हूँ। सो ये किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये फीचर है कि वो एक टाइम पे आपके मल्टीपल प्रोसेस को इकट्ठा करवा सके। तो इस टाइम पे आपके कंप्यूटर बहुत ही स्मॉल हो गए आईसी आने की वजह से, और भी क्या हो गए? सस्ते हो गए हैं। तो अब हम इसकी एडवांटेजेस देखते हैं कुछ। दीज कंप्यूटर्स वर चीपर एज कंपेयर टू 2nd जनरेशन कंप्यूटर्स। ये और सस्ते हो गए, फास्ट हो गए, रिलायबल मतलब भरोसे लायक, कि अब हमें लगने लग गया कि जो हमारा कंप्यूटर जैसे ही हमने कमांड दी उसके अकॉर्डिंग सही काम कर रहा है, कि कंप्यूटर ओके है, तो इसका मतलब इट वाज रिलायबल। यूज़ ऑफ आईसी। आईसी मतलब अब हमने आईसी यूज़ किया तो उसकी वजह से हमारा जो साइज़ है कंप्यूटर का वो क्या हो गया? स्मॉल हो गया। हमारी जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव हो गई आईसी यूज़ करने से। जो स्टोरेज कैपेसिटी है मतलब मेमोरी है वो भी बढ़ गई है। अब हम पंच कार्ड्स की यहाँ जगह पे क्या यूज़ हुआ? माउस एंड कीबोर्ड। अब आपने याद रखना है कि माउस एंड कीबोर्ड जो आपके डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस, ये कौन सी जनरेशन में फॉल हुए? 3rd जनरेशन में। तो क्या क्या इसमें अब हमने याद रखना है? एक तो 1964 से 1971 तक 3rd जनरेशन चली। यूज़ कौन सी टेक्नोलॉजी हुई? इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम आया, और हमारे पास जो डिवाइसेस यूज़ हुए वो कौन से थे? माउस एंड कीबोर्ड इनपुट के लिए हमने यूज़ किए। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है?
कि ये जो आईसी हैं, ये चिप्स जो हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं, ये थोड़े मुश्किल हैं मेंटेन करने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे होने की वजह से कई बार इनका सर्किट जो आपस में जुड़ जाता है और ये कोलैप्स कर जाता है. सो दीज वर वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन. तो इसमें जो आईसी चिप्स हमें चाहिए जिसके ऊपर हम आईसीज को प्लेस करते हैं. एयर कंडीशनिंग मतलब अगेन ये कूलिंग इफेक्ट देने के लिए है, ये भी आपकी हीट प्रोड्यूस करेंगे, और हीट जैसे ही हीट प्रोड्यूस होगी तो आपको कोई ना कोई कूलिंग इफेक्ट वहाँ पे देना पड़ेगा. नेक्स्ट जंप टू द फोर्थ जनरेशन. फोर्थ जनरेशन में अब हमारे पास आ गया माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे छोटे 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 आईसी जोड़कर एक चिप बन गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर. तो फोर्थ जनरेशन आपकी कब से कब तक चली? फ्रॉम 1971 टू 1980, नॉट द प्रेजेंट, दैट इज 1980. आज के टाइम में भी कुछ फोर्थ जनरेशन के सिस्टम हैं जिसमें ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, लेकिन मेनली हम इसको कैटेगराइज करते हैं फ्रॉम 1971 टू 1980. आप प्रेजेंट भी कह सकते हो, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो हर एक सिस्टम में आपको मिलेगा ही मिलेगा. तो फोर्थ जनरेशन हमारी कंटिन्यू भी है, या हम ये भी कहते हैं कि 1980 तक हमने इसको यूज़ किया, लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर का कंसेप्ट है दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द फिफ्थ जनरेशन. तो माइक्रो प्रोसेसर जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स को मिला के एक चिप बन गई, दैट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर. एडवांटेजेस की यहाँ माइक्रो प्रोसेसर आने की वजह से हमारा जो कंप्यूटेशन मतलब जो कैलकुलेशंस थी वो फास्ट हो गई हैं. साइज हमारा कम हो गया है पहले जनरेशन से. हीट अब हम बहुत कम, नेग्लिजिबल मीन्स बहुत कम हीट जनरेट होगी. साइज स्मॉल होने की वजह से ये कंपैटिबल हो गया. आप इसको, इन सिस्टम्स को कहीं भी ले जा सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं. आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपने सिस्टम को अपने साथ लेके जा सकते हैं. इनकी मेंटेनेंस लेस है एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर्स. जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो सब कहाँ पे इन्वेंट हुई? आपकी फोर्थ जनरेशन में. हाई लेवल लैंग्वेजेस मीन्स आपकी जैसे पाइथन है, सी प्लस प्लस है, जावा है, ये सारी लैंग्वेजेस आपकी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस हैं. नेक्स्ट क्या है? डिसएडवांटेज. अब माइक्रो प्रोसेसर का डिज़ाइन आ गया, मैंने आपको बताया कि थाउजेंड्स ऑफ जो चिप आईसीज हैं वो हम इकट्ठा करके एक चिप पे लगा देते हैं. तो उसमें जो उसकी फैब्रिकेशन है, उसकी डिज़ाइनिंग जो है वो बड़ी कम्प्लेक्स हो गई है, और इसमें जो कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा चाहिए हमें, क्योंकि नंबर ऑफ़ आईसी प्लेस हैं. तो एडवांस टेक्नोलॉजी भी चाहिए. आईसी जो है कंपैटिबल नहीं होते हैं पुरानी टेक्नोलॉजीज़ के साथ, तो उसके लिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए उनकी फैब्रिकेशन के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए. नेक्स्ट आ गया आपका फिफ्थ जनरेशन, जो कि 1980 से लेके आज तक चल रहा है और आगे भी चलेगा, जिसमें हमारा क्या है, इरा क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब आपने रोबोट्स देखे होंगे. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. उसमें क्या है कि हम आर्टिफिशियल मतलब नकली तरीके से एक मशीन को इतना इंटेलिजेंट बना देते हैं कि हम कोई भी कमांड देते हैं तो मशीन उसके बारे में सोचती है. सोचती कैसे है कि उसके पास जो भी डेटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन अंदर स्टोर होती है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको प्रोसेस करती है और उसके अकॉर्डिंग आपका काम करती है. दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मतलब नकली तरीके से हमने मशीन को एक दिमाग दे दिया है. तो ये किस में आपका पॉसिबल हुआ? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में. जैसे आपके रॉबर्ट्स हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. तो सबसे पहले फिफ्थ जनरेशन का पीरियड क्या है? फ्रॉम 1982 ऑनवर्ड्स. उसके बाद ये सारा फिफ्थ जनरेशन चल रही है. इस जनरेशन में क्या है हमारे पास? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट यूज़ हुआ. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि हमने एक मशीन को एक लैंग्वेज दी एज अ इनपुट और उसको इतना कैपेबल बनाया कि वो अपने आप कुछ सीख सके और अपने आप कुछ प्रोसेस जो है वो डिलीवर कर सके. ये जो आपकी जनरेशन है ये किस पे बेस्ड है? कौन सी टेक्नोलॉजी? ULSI, दैट इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी. इसमें क्या होगा कि आपके अब आईसी में तो आपके थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में क्या था? आपके थाउजेंड्स ऑफ आईसी कनेक्टेड थे, लेकिन यहाँ पे मोर देन 10 मिलियन
आपके पास चिप्स होंगी, उनको मिलाकर आपका एक सिस्टम रेडी होगा। सो दिस इज कॉल्ड 5th जनरेशन कंप्यूटर्स। तो आपने क्या याद रखना है बच्चे इसमें 5th जनरेशन में? एक तो इसका इरा, टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हुई है, क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ULSI स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम माइक्रो प्रोसेसर चिप्स बनाते हैं। चिप्स कैसे बनाते हैं? मोर देन 10 मिलियन कंपोनेंट्स को जोड़ के, आईसीज को जोड़ के एक चिप बनाई जाती है और उस चिप के ऊपर आपका जो कंप्यूटर है वो काम करता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर generation of computers, first, second, third, fourth and fifth. So this is all for today's lecture. कल हम देखेंगे कि और कितनी क्लासिफिकेशंस है, एनालॉग कंप्यूटर्स क्या हैं, डिजिटल क्या हैं, हाइब्रिड क्या हैं। तो ये हमने कल पढ़ने हैं, जनरल पर्पस हो गए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी हो लगी तो आप इसको शेयर करें लोगों के साथ और लाइक बटन प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।